श्री J.P. अग्रवाल। बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैंने पिछले सत्र में ये बिल इंट्रोड्यूस किया था और शायद जब मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया था उस समय मैं तकरीबन आधा घंटा मैंने अपनी बात को यहां सदन में रखा। मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति इस देश में रहता है और जिसको कानूनी तौर पर हमने अख्तियार दे रखा है कि वो वोट दे सकता है, तो उसका वोट ना देना शायद हमारे लिए खतरे की घंटी है। और आज एक वक्त है जब इस पे एक लंबी बहस और चर्चा की जरूरत है कि क्या इस कानून की जरूरत है या नहीं है कि हम कानूनी तौर पर उस व्यक्ति को कहें कि तुम्हें वोट देना है। हालांकि मेरा मानना यह है कि कानून जब हम बनाते हैं तो वो एक जबरदस्ती होती है। एक फंडामेंटल राइट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उस वोटर को दिया है कि आप वोट दें। सरकारें बनती है, देश के भविष्य के लिए लोग पंचायत बनाते हैं, उस पंचायत में लोग चुनकर जाते हैं और जब वो चुनकर जाते हैं तो फिर वो उस देश के भविष्य के लिए फैसला करते हैं और उस फैसले का असर उन लोगों पे पड़ता है जो वोट नहीं देने आते। मैंने जब इसकी बहुत विश्लेषण किया, बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, तो मुझे बहुत अजीब तथ्य कई सामने आए जिसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा। इसमें से एक आध उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी वोटर होता है और वो फैसला माना जाता है, जब मेजॉरिटी किसी चीज पे भी होती है, अगर 50% से कम वोटिंग परसेंटेज रह जाती है तो इसका मतलब ये है कि 50% से ज्यादा लोग उस चुनाव में हिस्सेदार नहीं है, तो भी वो फैसला लागू कैसे किया जा सकता है? फिर वो चुनाव संवैधानिक तौर पर कैसे जायज माना जाएगा? 50% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव सही नहीं है या हम इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो मेरा मानना यह है कि जब हम संविधान के तहत हमने किसी को वोटिंग राइट दिया है और उस वोटिंग राइट में वो हिस्सा नहीं लेता, तो वो चुनाव की सारी प्रक्रिया शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके आगे लग जाता है और उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। साधारण बात है, वोट देने जाए नहीं देने जाए, हम देश में रहते हैं, देश में रहते हुए हम बहुत सारी चीजों की कानूनी तौर पर मांग भी करते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज की मांग करते हैं तो उस समय हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, तभी हमारा ये लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। ये मैंने उस दिन बुनियाद रखी थी और उसी को मैं चर्चा का विषय लेकर आगे ले जाना चाहता हूं। एक बहुत ही साधारण सी बात कही जा सकती है, लेकिन एक वोट का अख्तियार, जब अमेरिका में ये फैसला होना था कि उनकी लैंग्वेज कौन सी हो, तो एक वोट से ये तय हुआ कि जर्मनी नहीं, इंग्लिश जो है वो वहां की उनकी लैंग्वेज मानी जाएगी। इसी सदन में एक वोट के अख्तियार से यहां एक सरकार गिरी और उसको अल्पमत में आ गई और उन्हें यहां से गद्दी छोड़नी पड़ी। इसी तरह बहुत सारी जगह उन्होंने ये दिखाया है कि जो लोग क्रिमिनल हैं उनको चुनाव लड़ने का अख्तियार नहीं है। कई जगह जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज हैं वो उनके देश के कानून से ज्यादा संवैधानिक माने गए हैं और ये माना गया कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कानून होंगे वो ज्यादा जायज होंगे। मेरा मानना यह है, ये एक लंबी बहस का मुद्दा है। हर एक व्यक्ति को, हर पार्टी को इसमें चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद और उस बहस के शुरू होने के बाद गुजरात में एकदम ये कहा गया कि वहां पर हम कंपलसरी वोटिंग राइट देकर हम चुनाव कराना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि वो फैसला सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है? उसमें बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने चाहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मैंने वहां उसे लागू कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी नेशनल डिबेट हुई? क्या वहां पर और जो पार्टीज हैं उनके साथ कोई बातचीत की गई? इसलिए मैं
मेरा जो मुद्दा है वो उस मुद्दे से बिल्कुल फर्क है। और मेरा मानना यह है कि अगर हम कोई चीज लागू करते हैं तो वो लागू करने से पहले लोगों की राय ली जानी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए, सबको अपनी राय दें और ये देखें कि क्या ये बात सही है या नहीं है, उसके बाद उससे लागू किया जाना चाहिए था। इसलिए मैं अपनी बात को, चला मौका मिलेगा आप भी कह देना, मुझे मेरी बात कहने दो। मेरे को आपसे अलग करना है, इसलिए मैं अपनी बात को कह रहा हूं। बात यह है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आज 60 साल हुए हैं, 600 साल भी होंगे इस देश को। ये आजादी चलेगी, लेकिन मायने नहीं रखता कि हम कहां तक पहुंचे और क्या करके पहुंचे, हमें कितनी दूर जाना है। क्या आज के समय में हम जो कानून बनाते हैं, जो यहां चुनकर आते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए। मैंने एक बात और रखी थी कि क्या वजह है कि उन लोगों को हम आकर्षित नहीं कर पाए। हम खुश हो जाते हैं कहकर कि 60% लोगों ने वोट दे दिया, 62% परसेंटेज पोलिंग हो गई, लेकिन ये बात सही नहीं है। जो 40% लोग एक अच्छी खासी मेजोरिटी है, जिन्होंने इस देश के भविष्य में हिस्सा लेने से मना किया, तो क्या हम गुनहगार तो नहीं है? क्या हमारे व्यक्तित्व से लोग नाराज तो नहीं है? क्या हमारी बातों से उनके अंदर कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं पैदा होता कि वो ये कहते कि ये लोग अच्छे नहीं है, इनको सलीका नहीं है काम करने का? मैं उसका उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि अगर हम जब यहां बैठते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो अगर दुर्भावना पैदा करते हैं तो उसके अंदर समाज बढ़ता है। हमारा काम है हम देशभक्ति पैदा करें और फिर कहें लोगों से कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आगे चलिए, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आप हमारे साथ हिस्सेदार बनिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी बातचीत अच्छी हो। जो बातें हम जनता के सामने रखते हैं वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें हमारी पार्टी जीत जाए। पार्टी हारे, पार्टी जीते, कम से कम ये देश तो जिंदा रहे। अगर हम लोगों के दिल में जख्म दे देंगे तो शायद हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है किसी वक्त हम बैठकर सरकार बना ले, हम जीत कर आ जाए, लेकिन अगली बार लोग विश्लेषण करेंगे 50 साल 100 साल बाद कि हमारे लफ्ज अच्छे थे या नहीं थे, हमने जो रास्ता चुना वो अच्छा रास्ता था या नहीं था। मेरा मानना यह है कि हमें सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए, दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समाज बढ़ता हो। माफ करिए, यह हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और भी हमारे बहुत सारे समाज हैं। तो अगर हम किसी एक समाज की बात करके या किसी दूसरे समाज के खिलाफ बोलकर अगर हम वोट मांगते हैं तो शायद ये रास्ता सही नहीं होगा। ये हमने देखा है, इसी देश में भगवान राम के नाम से यात्राएं निकली। क्या वो यात्रा पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की थी? हमने राष्ट्रवादी रास्ते से हटकर धार्मिक रास्ता चुना सरकार बनाने के लिए। माफ करिए, रास्ता शायद अपने देश को मजबूत करने के लिए नहीं होगा। जब हम इस देश में रहने वाली एक कम्युनिटी को दूर करना चाहते हो, जब हम ये कहते हो कि हम किसी एक धर्म के साथ अपने और समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो क्या रास्ता है वो? क्या वो भेदभाव, क्या वो ऐसा जहर जो बहुत दिन तक लोगों के दिल में रहता है, वो नफरत, वो जोड़ने वाला नहीं हो सकता। और हो सकता है जो लोग वोट देने नहीं आ रहे उनको वो लगा हो कि ये लोग तो बड़ा घटिया बात करते हैं, ये लोग तो धार्मिक बात करते हैं, ये तो देश की बात नहीं करते। अरे बात करनी है, आप रोजगार की बात करो, रोटी की बात करो, कपड़े की बात करो, मकान की बात करो, गरीबी दूर करने की बात करो। धार्मिक मुद्दा लेकर अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो माफ करना, वो रास्ता सही नहीं होगा। तो हो सकता है जो लोग वोट देने नहीं आ रहे वो इसलिए नहीं आ रहे हो कि हमने गलत रास्ता चुना,
कुछ लोगों की वजह से दुर्भावना पैदा हुई और हमारा समाज बढ़ गया। एक मैं कुछ और आपके सामने तथ्य रखूंगा जिसमें इतने साल बीतने के बाद जो परसेंटेज आई है वो बढ़ नहीं पा रही। मंत्री जी, अगर आपने अभी जो डॉक्यूमेंट में आपके सामने रखने वाला हूं उसमें भी शुरू आपका 54% से हुआ। (1952) 61% वोटिंग रही, 1967, 61 और उसके बाद 1971 में सिर्फ 55% वोटिंग हुई लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद 1980 में 56.92, उसके बाद आप आ जाइए 1991 में 56%, 1996 में 57%, 1999 में 59% और 2004 में 48%। तो अगर आप ये देखेंगे कि आपके यहां कानून है कि अगर किसी कैंडिडेट को 16% से कम वोट पड़ते हैं तो उसकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। अब मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि वो जिनको 16% से कम वोट मिले वो जीत कर जा रहे हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कई हाउस के मेंबर हैं। तो ये कैसे हो गया? क्या ये हमारे कानून में कोई गड़बड़ है, हमारी टर्म्स और कंडीशन में कोई गड़बड़ है कि 16% पे अगर सिक्योरिटी फोरफिट होती है तो फिर उससे कम वाला जीत कर कैसे जा रहा है? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, 4 पार्टियां खड़ी हैं, 5 कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट है और इस तरह वोट नहीं पड़े कि किसी एक को 16% वोट पड़ जाए। तो माफ करिए, मुझे एक वक्त है इस समय ये देखने का कि इसमें कोई तब्दीली हो और कैसे तब्दीली की जा सकती है। उसके बाद आपने शुरू में 2 करोड़ रुपए, शायद कुछ 10 करोड़ रुपए से इलेक्शन कमीशन का खर्चा शुरू हुआ और आज वो बढ़कर 1200 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और उसके बावजूद आधे लोग वोट नहीं दे रहे। अगर 1200 करोड़ खर्च करने के बाद सिर्फ 50 या 60% लोग वोट देते हैं तो जिस खर्चे को आप आधा मान रहे हैं वो डबल हो गया। आज तकरीबन 33 रुपए पर वोटर आपका खर्चा पड़ता है, जो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा है। और ये देखना चाहिए कि हमारे 100% वोट पड़े या 90% वोट पड़े। तो यही मेरा कहना है कि आप अगर कंपलसरी वोटिंग नहीं करेंगे तो ये होगा कि ये खर्चे के अलावा भी लोगों की हिस्सेदारी नहीं रहेगी और सरकार का पर वोटर जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं कि तकरीबन दुनिया के 32 देश ऐसे हैं जहां कंपलसरी वोटिंग है और आज नहीं, 2 देश ऐसे हैं, उनमें से एक है जिसने 1892 या 95 में कंपलसरी वोटिंग अपने यहां कानून बनाया और एक ने 1905 में बनाया, जिसका मैं उल्लेख अभी आपके सामने रखूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने कंपलसरी वोटिंग, ब्राजील में कंपलसरी वोटिंग और वहां 90% पोलिंग हुआ, एक जगह 80% पोलिंग हुआ। सिंगापुर में कंपलसरी वोटिंग है, वहां 90% पोलिंग है। अर्जेंटीना में कंपलसरी वोटिंग है जहां तकरीबन 70% से ऊपर पोलिंग है। इजिप्ट में कंपलसरी वोटिंग है। उसके बाद साइप्रस में कंपलसरी वोटिंग है जहां 90% वोट पड़ा। टर्की में है, बोलिविया 70% और इसके बाद कुछ ऐसे हैं जहां वॉलंटरी है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है। तो ये वो जगह है। बेल्जियम में 1892 में कंपलसरी वोटिंग का कानून बना। ऑस्ट्रेलिया में 1924 में कंपलसरी वोटिंग का कानून बना। तो आज जब हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और हम इतना 100 करोड़ के हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं तो शायद आज जरूरत है कि हम उन देशों से भी सीखें जिन देशों ने कंपलसरी वोटिंग किया। स्टडी करें, भेजें, अपनी टीम भेजें, मालूम करें कि उसके प्रो कॉन्स क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है और हम किस तरह इसमें और सुधार कर सकते हैं।